नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे। साथी बिसाते बीत चुकी है और बस इंतज़ार है कि कब पोलिंग बूथ में मतदान शुरू होगा। मतदान, वोटिंग, जिसका इंतज़ार पूरी जनता को है। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों की जनता बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत है कि वोटिंग का दिन कब आएगा और कब हम अपना फैसला ईवीएम मशीन में कैद करवाएंगे और बता देंगे कि हमको कौन सा नेता चाहिए, न सिर्फ लोकसभा सीट पर बल्कि देश के पीएम की कुर्सी पर भी, कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने। इसके लिए छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल का बस अब इंतजार है, लेकिन इंतजार इस बात का भी है कि आखिर वो 3 नेता कौन होंगे जिन्हें छत्तीसगढ़ की जनता चुनकर दिल्ली भेजेगी। और इसी कवायद में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और ख़ास तौर पे इस बार का चुनाव बाकी जो चुनाव होते थे उससे बिल्कुल अलग है। अब तक जो चुनाव होते थे उसमें ये मानकर चला जाता था कि बीजेपी का तो एक तरफा माहौल है, मोदी की हवा चल रही है, मोदी लहर है। तो लगभग 11 में से 9 से 10 सीटें बीजेपी अपने कब्जे में ले लेती थी। लेकिन ये चुनाव एक प्रतिष्ठा का चुनाव है। प्रतिष्ठा का चुनाव बनाने के पीछे जो यहाँ का अतीत है, अतीत कहें तो पिछला विधानसभा चुनाव और इस बार का विधानसभा चुनाव, क्योंकि कांग्रेस का आगमन हुआ 2018 में। उसके बाद हाथ से सत्ता फिसल गई और बीजेपी अब इस बार सत्ता में बैठी छत्तीसगढ़ की कुर्सी पर। लेकिन अब भूपेश बघेल एक नाम उभरते हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उनको जो बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है उस ओर से उनकी मोर्चेबंदी की जाती है और अंततः मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको गंवानी पड़ती है। पाटन की सीट तो बचा लिए, लेकिन अब उनको राजनांदगांव की सीट पर कब्जा करना है। यह ख्वाब है भूपेश बघेल का। लेकिन भूपेश बघेल की इस ख्वाब को क्या बीजेपी पूरा होते हुए देखना कभी पसंद करेगी? बिल्कुल नहीं। वहां के मौजूदा सांसद संतोष पांडे को एक बार फिर से उस सीट पर उतारा गया और संतोष पांडे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि भूपेश बघेल को कैसे वो मात दे पाएं। इसके लिए पूरा केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है लगातार, चाहे वो अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो। दोनों जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो उनका जो डायरेक्ट निशाना होता है वो राहुल गांधी कम, भूपेश बघेल ज़्यादा होते हैं। और भूपेश बघेल भी अपना मुकाबला सीधा नरेंद्र मोदी से मान रहे हैं। तो भूपेश बघेल हो या फिर कवासी लखमा की सीट का तो चुनाव हो चुका है, लेकिन दोनों ही नेता मानते रहे हैं कि हमारा मुकाबला प्रधानमंत्री से है। तो राजनांदगांव की सीट पर भूपेश बघेल जहां मुतमईन है, यहाँ के किसानों पर और यहाँ की महिलाओं पर और मजदूरों पर, वो उनके बीच जाते हैं और अपनी सरकार के दौरान जो काज हुए थे उसकी गिनती करते हैं। और साथ ही साथ एक डर भी दिखाते हैं कि अगर बीजेपी आती है तो इस बार संविधान नहीं बचेगा। तो यह तो हुई राजनांदगांव सीट की बात। आगे बढ़ते हैं महासमुंद की ओर। महासमुंद लगता है कि राजनीतिक महासमुद्र, महासागर ये सीट बन गई है। लेकिन इस सीट पर इतना क्या कुछ खास है कि इस बार यहाँ मुकाबला बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। एक तो इस सीट का इतिहास, चाहे अजीत जोगी हो चाहे विद्याचरण शुक्ल हो, ये इस सीट से लड़ते रहे हैं। और इस बार यहाँ ताम्रध्वज साहू वो नाम है, जब मोदी लहर चली थी तब इकलौती एक सीट जो आई थी वो इन्हीं की जद्दोजहद और मेहनत का परिणाम था। इसलिए बाद में जब विधानसभा के चुनाव हुए ताम्रध्वज साहू मंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री की रेस में भी उनका नाम रहा है। लेकिन इस बार उनकी सीट दुर्ग नहीं है, बल्कि दुर्ग का जो एक किला है उससे इतर महासमुंद है। महासमुंद का जो गणित है वो भी बिल्कुल पेचीदा है और बिल्कुल अलहदा है।
पहली बात तो ये कि महासमुंद में साहू बाहुल्य इलाका है और यहाँ से बीजेपी हर बार की ही साहू को उम्मीदवार बनाती रही है। लेकिन ये पहली दफ़ा है जब यहाँ उम्मीदवार कोई साहू नहीं है बीजेपी की ओर से, बल्कि रूप कुमारी चौधरी है। और रूप कुमारी चौधरी पर क्या यहाँ की जनता भरोसा कर, यकीन कर पाएगी? क्या उनको यहाँ का इकबाल वो दे पाएगी यहाँ की जनता? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के बीच में कांग्रेस आती है और ताम्रध्वज साहू, जो साहू समाज में अच्छी खासी दखल रखते हैं, वो यहाँ से मुकाबले में सामने आते हैं। लेकिन उनके खेल को खराब करने के लिए ईश्वर साहू, जो साजा से विधायक हैं, उनको बीजेपी मुस्तैद करती है। और आपको बता दें कि ईश्वर साहू वही नाम है, जब बिरनपुर में हिंसा हुई थी, उनके बेटे की मौत हो गई थी भुवनेश्वर साहू की, और इस नाम को काफ़ी उछाला गया। अमित शाह उनके नामांकन रैली में शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये इनके लिए न्याय की लड़ाई है, ये हमारे उम्मीदवार नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक है। और इसी बात को बार बार दोहराते हुए नजर आते हैं ईश्वर साहू। कहते हैं कि मैं साहू समाज का व्यक्ति हूं और साहू समाज के होने के बाद भी ताम्रध्वज साहू ने मुझे मदद नहीं की, और इस बात को वोटिंग से ठीक पहले वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं कांकेर सीट की ओर। कांकेर सीट में प्रियंका की रैली हुई थी और इस रैली में चाहे वो दीपक बैज हो, पीसीसी के अध्यक्ष, या फिर प्रियंका गांधी हो, वो इस बात को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए कि हमको ये सीट इस बार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से जीतना है, क्योंकि 1995 की बात करें उसके बाद यहाँ कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई है। और ये पहली दफ़ा होगा अगर यहाँ की जनता अगर कुछ बदलाव करती है तब कांग्रेस कुछ कर पाएगी। और कर पाने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि जब पिछले बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस दौरान वीरेश ठाकुर लगभग 5,500-6 हज़ार वोटों से रह गए थे। लेकिन वीरेश को भरोसा है, लेकिन बीजेपी को ही भरोसा है। बीजेपी को भरोसा है भोजराज नाग पर। भोजराज नाग फेमस तो है वहाँ क्योंकि बैगई गुनियाई के काम करते हैं। लेकिन इसी बात को लेकर वीरेश कहते हैं कि तुम मतलब का नींबू काटने वाला चाहिए, तो नींबू काटने वाला चाहिए या फिर वीरेश ठाकुर चाहिए, ये यहाँ की जनता जानेगी। लेकिन 3 सीटों पर जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प होने वाला है और कल पूरा दिन रहेगा वो इन्हीं 3 सीटों के इर्द गिर्द हम आपको तमाम रिपोर्टिंग करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, विश्लेषण भी करते रहेंगे। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।